हेलो प्रिय विद्यार्थियों, गुड आफ्टरनून। आज हम भारतीय शासन और राज्य व्यवस्था का जो पेपर है, सेकंड पेपर, उसके बारे में बात कर रहे थे। तो इससे जो पहले जो सुबह का मैंने जो वीडियो डाला था, उस वीडियो में हमने भारतीय जो चुनावी प्रक्रिया है और उस चुनावी प्रक्रिया में प्रमुख कौन कौन से जो दोष पाए जाते हैं उसके बारे में बात कर रहे थे। तो उसी वीडियो की अगली कड़ी में मैं इसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि कुछ दोषों के बारे में हमने पहले बात की थी, शेष कुछ और बाकी रहते पॉइंट उसके बारे में बात करते हैं कि भारतीय राजनीति में कौन कौन से जो दोष हैं या चुनावी प्रक्रिया को जो प्रभावित कर रहे हैं और हमारी जो लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था है, उस लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को वो किस प्रकार से प्रभावित करें, उसके बारे में बातचीत कर रहे थे। इसमें जो आपके जो प्रश्न आता है एग्जाम में, इस टाइप का जो प्रश्न आता है कि भारतीय चुनावी प्रक्रिया के प्रमुख दोषों के बारे में बताइए। यहाँ प्रश्न आता है भारतीय चुनाव प्रक्रिया की दोष एवं सुझावों के बारे में बताइए। तो पहले तो हम पूरे दोषों के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में अगला हमारा जो वीडियो आएगा उसमें बताएंगे कि भारत में जो चुनाव प्रक्रिया है, चुनाव सुधार के बारे में कौन कौन से जो आयोग बने थे और किन किन आयोगों ने इसकी अलग अलग अपनी रिपोर्ट दी थी और उसके अनुसार भारत सरकार ने इसमें क्या संशोधन किए हैं, तो उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो हम चलो इसमें बात करते हैं कि कौन कौन से जो दोष हैं। तो उसके बाद अब बात करते हैं कि चुनावों में अपराधी तत्वों के उम्मीदवारों को बढ़ावा देना। आजकल हम देखते हैं कि अधिकांशतः जो चुनावी माहौल होता है या चुनाव में जब उम्मीदवार के चयन की जहां बात आती है, तो कई बार हम देखते हैं कि एक राजनीतिक अपराधीकरण को बढ़ावा मिल रहा है, ऐसा हम लोग आभास हो रहा है। और हम देखते हैं कि कई बार जो उम्मीदवार है वो अपराधी तो तत्व से लीन उम्मीदवार हैं, वो चुनाव में उम्मीदवार के रूप में खड़े हो जाते हैं और वो कई बार जीत भी जाते हैं। ऐसा निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर भी हमें कई बार मालूम होता है कि इतने जितने जो उम्मीदवार जैसे लोकसभा में पूछे या राज्य विधानसभा में पूछे और उन उम्मीदवारों के ऊपर इतने प्रकार के जो केस है वो दर्ज है, या इस टाइप का जो देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से जब सांसद या राज्य विधानसभा में जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग पहुंचते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो लोकतंत्र के लिए एक खतरा पैदा करते हैं। और 2003 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद में भी बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड इत्यादि जो राज्य हैं, इन राज्यों में कई राजनीतिक पार्टियों ने अपराध प्रवृत्ति के लोगों को उम्मीदवार बनाने में भी परहेज नहीं किया है। तो इस प्रकार से ये अपराध प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनका राजनीति में आना ये भी एक लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक साबित होता है। उसके बाद कहते हैं कि शासक दल द्वारा प्रशासन का दुरुपयोग करना चाहिए। कई बार हम ये भी देखते हैं कि जब चुनाव होता है तो चुनाव के दौरान स्टेट या जो केंद्र में जिस दल की जो गवर्नमेंट होती है, और कई बार वो गवर्नमेंट क्या करती है कि सत्ता पक्ष में होने के कारण उसका कई बार खुलकर दुरुपयोग भी करते हैं। ये सरकारी तंत्र को नवीन जो योजनाएं होती है उसको क्रियान्वित करने तथा चुनावों में अनियमितताएं करने के लिए भी कई बार दबाव भी डालते हैं। और कई बार सरकारी जो मशीनरी होते हैं जैसे या व्हीकल्स है या होल्डर्स हैं, ठीक है ना, जो मल्टीमीडिया है, तो इनके माध्यम से भी कई बार चुनावी जो तंत्र होता है या उनको प्रभावित करने का जो प्रयास किया जाता है। तो इस प्रकार से जिस दल की जो गवर्नमेंट होती है वो गवर्नमेंट चुनाव के दौरान अपने सत्ता का कई बार दुरुपयोग कर लेते हैं और ऐसी स्थिति में जो चुनाव की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक घातक सिद्ध करती हैं। तो जबकि ये इस प्रकार की जो प्रवृत्ति है वो नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि चुनाव में हम देखते हैं कि कई बार जो गुंडे तत्वों का जो प्रयोग किया जाता है, यानी कि चुनाव में जैसे बूथ कैप्चरिंग जैसे मामले कई बार देखने को मिलते हैं, या समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से इस प्रकार की जो खबरें हमें सुनने को मिलती हैं कि फलाना बूथ पर बूथ कैप्चरिंग की गई या कुछ गुंडों तत्वों ने तोड़फोड़ की गई या ईवीएम मशीनों को चुरा दिया गया, या जो चुनाव करवाने वाले जो टीम है, टीम के जो लोगों हैं उनके ऊपर हमला किया गया। तो इस प्रकार की जो प्रवृत्ति हम देखते हैं कि चुनाव में आए दिन देखने को मिलती है। चुनाव जीतने के लिए उम्मीदवार कई बार गुंडा तत्वों का भी प्रयोग करते हैं और बूथों पर कब्जा करना है, जबरन जाली मत डालने के लिए जो प्रेशर करना है, आतंक फैलाना है, मत पेटियां को बदलते हैं। तो इस प्रकार से ये हिंसा और आतंक की जो गतिविधियां होती है इस प्रकार से इसमें प्रयोग करते हैं। और कई बार जो राजनीति में भले एवं गरीब आदमी की जो प्रवेश होता है उसका एक कठिन कार्य हो जाता है।
तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि चुनावों में इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है वो एक भारतीय राजनीति के लिए एक नुकसानदायक होती है। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि चुनावों में गुंडा तत्वों का जो प्रयोग है वो नहीं किया जाना चाहिए। उसके बाद में निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या में बढ़ोतरी। आजकल हम देखते हैं कि जो चुनावी प्रक्रिया है, इस चुनाव प्रक्रिया में जो निर्दलीय जो उम्मीदवार है, निर्दलीय जो उम्मीदवार होते हैं, इस निर्दलीय उम्मीदवारों की जो संख्या है उसमें जो दिनों दिन वृद्धि हो रही है। हम अधिकतर हम देखते हैं कि जो क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां होती हैं या वहां के जो स्थानीय जो मुद्दे होते हैं, स्थानीय मुद्दों को अगर वो क्षेत्रीय पार्टियां या राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां स्थानीय मुद्दों को हल नहीं कर पाती हैं, या कई बार कई लोगों को राजनीतिक दलों के द्वारा चुनाव में टिकट नहीं मिलती है, तो ऐसी स्थिति में जो इसका जो विपक्ष गुट होता है वो क्या होता है, निर्दलीय उम्मीदवार को चुनाव में उतार लेते हैं और कई बार वो उम्मीदवार बड़ी संख्या में जीत भी जाते हैं। तो इस प्रकार से जब वो जीत जाते हैं तो जीतने के बाद में वो उस सरकार बनाने में उसकी जो भूमिका होती है और वो एक महत्वपूर्ण एक प्रभाव डालती हैं। और कई बार हम देखते हैं कि चुनाव में जो पैसे फेंक कर जो उम्मीदवार को खरीद की जाती है, तो इस प्रकार की जो माहौल है वो निर्दलीय उम्मीदवारों पर इसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है। उसके बाद में जो मिली जुली जो सरकारों का जो बढ़ावा दिया जा रहा है, ये भी हम देखते हैं कि भारतीय जो चुनाव है, भारतीय चुनाव में आजकल जो कई बार हम स्टेट की गवर्नमेंट की बात करते हैं तो भारत में हम 90 के दशक के बाद में देखते हैं कि लगभग इसमें काफी लंबे समय तक 2004 तक की जहाँ बात करते हैं तो इसमें एक लंबे समय तक देश में जो मिली जुली जो गवर्नमेंट बनी थी। और स्टेट की जहाँ बात करते हैं, स्टेट में भी कई बार ऐसा देखने को मिलते हैं कि वहां पर एक ही दल की सरकार नहीं बनती है। जैसे बिहार जैसे हमारे सामने उदाहरण, अभी ताजा उदाहरण है, या हम तमिलनाडु की जहाँ बात कर सकते हैं, और भी कई स्टेट हैं जहाँ पर जो वहाँ की स्टेट की जो गवर्नमेंट बनती है वहां पर एक ही दल को जब स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि मिली जुली दल होते हैं वो दल एक मिलकर के एक साझा सरकार का गठन करते हैं। और जो साझा सरकार होता है वो एक उनको स्पष्ट बहुमत नहीं होने के कारण कई बार वो सरकार की जो नीतियां होती हैं उनको प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार से ये भी हमारे लिए लोकतंत्र के लिए खतरा बना होता है। और किसी भी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलना ये भी लोकतंत्र के लिए बहुत ही एक नुकसानदायक होता है। और कई बार विपक्ष होता है वो कमजोर हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी जो सत्ता पक्ष होता है वो कई बार नुकसानदायक ज्यादा अपनी तानाशाही भी दिखा सकता है। तो ऐसी स्थिति में कह सकते हैं कि जो मिली जुली सरकारें हैं, मिली जुली सरकारों को दिनों दिन जो बढ़ावा मिल रहा है, हालांकि कई बार ये भी देखने को मिलता है कि जो मिली जुली सरकारों के कार्यकाल की जहां हम बात करें तो कई स्टेट में हो सकता है कि विकास भी हुआ हो, लेकिन विकास के साथ साथ में कई बार भारतीय जो स्वस्थ राजनीति इसमें विनाश के बीज भी बोए जा सकते हैं, क्योंकि स्पष्ट जब किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत मिलता है तो ऐसी स्थिति में वो राज्य या राष्ट्र के लिए बहुत ही बढ़िया काम कर सकते हैं। उसके बाद में चुनाव याचिकाओं पर निर्णय में अत्यधिक विलंब होता है। कई बार जो चुनाव की याचिका होती है, चुनाव के दौरान कई बार जो गड़बड़ी सामने आती है या जो हारने वाले उम्मीदवार होते हैं अक्सर हम न्यायालय में चले जाते हैं, न्यायालय की शरण में चले जाते हैं और न्यायालय की जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया में कई बार बहुत लंबा समय लग जाता है। और ऐसी स्थिति में लोकसभा के सदस्य या राज्य विधानसभा में जो सदस्य होते हैं कई बार तो ये होता है कि उसको इतनी लंबी याचिकाएं होती हैं कि उसका निपटारा होता है तब तक उसका जो कार्यकाल है वो कार्यकाल भी पूरा हो जाता है। तो ये भी एक प्रकार से एक प्रॉब्लम होती है। तो ये तो मैंने जो आपको गिनाए थे ये तो भारतीय चुनाव प्रक्रिया, इसमें जो मेजर जो डीमेरिट है। उसके बाद में और भी कुछ हम दलों या अन्य बात करें दोस्त के बारे में, तो जैसे राजनीतिक दलों द्वारा भ्रमित चुनाव घोषणा पत्रों का झूठा प्रचार करना, ये भारतीय लोकतंत्र या राजनीति में सबसे बड़ा एक दुर्गुण है या दोषारोपण कह सकते हैं कि कई राजनीतिक जो दल होते हैं वो राजनीतिक दल भोली भाली जनता को लुभाने के लिए एक थोथे घोषणा पत्र या भ्रमित घोषणा पत्र जारी कर देते हैं और अनाप शनाप कह देते हैं कि हमारी गवर्नमेंट बनने के बाद में, हम जीतने के बाद में हम ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, लेकिन वो कभी घोषणा पत्र के अनुसार काम नहीं करती है, जिसलिए जनता के साथ में हमेशा ये धोखा होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा ही दुष्प्रभाव है। हो सकता है कि आने वाले समय में भारत सरकार इसके ऊपर विचार करे और इस जो घोषणा जो पत्र होता है उसको संवैधानिक दर्जा जब तक नहीं देंगे तब तक ये हालात बने रहेंगे। उसके बाद में बहुदलीय व्यवस्था के कारण अस्थिर सरकारों का जन्म होता है। हमारे देश की जो शासन व्यवस्था है इसमें बहुदलीय शासन व्यवस्था है, कई दल राजनीतिक में चुनाव में भाग लेते हैं और दल मिलकर की जो सरकार बनाते हैं। इस कारण से कई बार स्थिर जो सरकार है उसका निर्माण नहीं होता है और ऐसी स्थिति में अस्थिर सरकार का जो निर्माण होता है
और कभी भी वो सरकार टूट जाती है, कभी भी उसका बहुमत है वो खिसक जाता है, तो ये भी प्रॉब्लम है। उसके बाद में मतदाता सूचियों में भारी गड़बड़ियां होना, यानी कि जो वोटर लिस्ट होती है, वोटर लिस्ट में भी कई बार बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है। कई बार जो योग्य उम्मीदवार, जो योग्य है, जिसकी आयु वर्ग में आता है, उसका वोटर लिस्ट से नाम कट जाता है, कईयों का नाम जुड़ता नहीं है, कईयों के वो प्रिंट में मिस्टेक आ जाती है, नाम में मिस्टेक आ जाती है, कई बार किसी नाम किसी और का है, फोटो किसी और का आ जाता है। तो इस प्रकार से उसमें भी बहुत बड़ी त्रुटियां पाई जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में ये भी एक प्रकार से हम देखते हैं कि सामान्य दोष पाए जाते हैं, तो इसको भी निर्वाचन आयोग समय समय पर इसकी त्रुटियों को संशोधित भी करता है। उसके बाद में अत्यधिक लंबा चुनाव कार्यक्रम और प्रक्रिया, हम देखते हैं कि जो चुनावी प्रक्रिया होती है, कई बार हम देखते हैं कि 7-8 8-8 चरणों में चुनाव हो रहे हैं, तो महीने महीने 2-2 महीने तक चुनाव प्रक्रिया लंबी होती है। इस प्रकार से देश की जो आर्थिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ता है, लोगों की जो रोजगार को लेकर भी प्रभाव पड़ता है। और जब तक चुनाव संपन्न नहीं होते हैं, तब तक आचार संहिता रहती है, तब तक सरकार भी किसी प्रकार के कोई कार्य को अंजाम नहीं देती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये भी एक प्रकार से दोष है कि अगर जब तक चुनाव सही समय पर और एक लिमिट टाइम में होता है, तो ऐसी स्थिति में जनता का फायदा होता है। उसके बाद में असंवेदनशील मतदान केंद्रों पर आम मतदाताओं के प्रति असंतोष, यानी कि कई बार ये भी देखने को मिलता है कि कई बार अति संवेदनशील जो मतदान केंद्र होते हैं, वहां पर आम मतदाता जाने से घबराते हैं, उन्हें कई बार मन में भय बैठ जाता है, डर बैठ जाता है कि मैं चुनाव मतदान करने के लिए जाऊंगा, मेरे साथ में कहीं अशोभनीय घटना घटित नहीं हो। तो इस प्रकार की भी प्रॉब्लम होती है। उसके बाद में प्रशासनिक व्यवस्थाओं का समुचित अभाव, कई बार हम ये भी देखते हैं कि प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं होती हैं, इन प्रशासनिक व्यवस्थाओं में भी समुचित जो व्यवस्था होती है, उसका अभाव पाया जाता है। जैसे मतदान जो दल होते हैं, मतदान दलों को भी इसमें भय का वातावरण रहता है, उनको सुरक्षा की गारंटी नहीं रहती है। अति संवेदनशील जो केंद्र होते हैं, वहां पर जो मतदाता होते हैं, मतदाताओं के मन में भी भय का एक वातावरण रहता है। उसके बाद में कई राजनीतिक जो दल होते हैं, वो राजनीतिक दल चुनाव आचार संहिता का सही ढंग से पालन नहीं करते। तो इस प्रकार से तमाम प्रकार की हम देखते हैं कई भारतीय राजनीतिक जो व्यवस्था है, इसमें जो चुनावी जो प्रक्रिया, इसमें कई प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है, जो दोष पाए जाते हैं, उस प्रकार से हम देते हैं। उसके बाद में जो हमारा अगला वीडियो आएगा, उस वीडियो में हम भारत में जो चुनाव प्रक्रिया है, इसको किस प्रकार से सुधारा जाए, इसमें कौन कौन सी जो सुझाव है, कौन कौन सी कमेटियां बनी थी, उस कमेटियों के अनुसार हम बात करेंगे कि किस कमेटी ने कौन सा रिकमेंडेशन किया था और उसके ऊपर भारत सरकार ने क्या एक्शन लिया है। थैंक यू वेरी मच।